डीएससी के अंदर लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर तो हमने बहुत पढ़ लिया, उसकी वर्किंग भी देख ली, वो कैसे काम करता है या किस किस तरीके की होती है लिंक लिस्ट, साथ में उसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। लेकिन अब मेन बात यहाँ आ रही है कि ये काम कहाँ आ रहा है हमारे, तो बस साथ में हम मिलके वही फिगर आउट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्विक रिकैप की लिंक लिस्ट क्या होती थी। सो लिंक लिस्ट के बारे में मुझे सबसे पहली चीज़ जो भी ध्यान आती है दैट इज़ कि इसके अंदर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती थी, कि हम ईजिली कोई भी एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते थे, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली मेमोरी उनको एलोकेट या डी एलोकेट होती थी, यानी कि नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता था इसके अंदर। और उसके अलावा में हम कोई भी रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे नोट्स क्रिएट करके उनको लिंक करते थे, राइट, यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर तो एलिमेंट स्टोर नहीं होते थे मेमोरी के अंदर। और फिर उसके अलावा में ईजी नेविगेशन आता था, यानी कि हम ट्रेवर्स ईजिली कर सकते थे। अब ट्रेवर्स से भी मेरे को ये ध्यान आता है कि फॉरवर्ड ट्रेवर्स भी हो सकता था और बैकवर्ड ट्रेवर्स भी हो सकता था। जिसके अंदर दोनों ट्रेवर्स होते थे उसको हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहा करते थे। अब इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम फिगर आउट करते हैं हमारी कुछ यूज केसेस फॉर लिंक लिस्ट। यूज केस नंबर 1, जैसे कि स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट हो गई, यूट्यूब की प्लेलिस्ट हो गई, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सॉन्ग्स होते हैं, एक के बाद एक वो अपने आप चलता जाता है प्लेलिस्ट के अंदर। क्या होता है कि हम एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पे इजीली नेविगेट कर सकते हैं। हम हमारे करंट सॉन्ग से जा सकते हैं प्रीवियस सॉन्ग की तरफ और उसी तरीके से नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ भी नेविगेट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर ही मानो कि मुझे प्लेलिस्ट में कोई नया सॉन्ग ऐड करना है तो मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं कर सकती हूँ। फॉर सपोज मुझे कोई सॉन्ग एक्स यहाँ पे ऐड करना है 2 और 3 के बीच में, तो मैं कर सकती हूँ ईजिली, राइट। और उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट का साइज़ भी बढ़ जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे सॉन्ग 2 जो है पसंद नहीं आ रहा तो मैं उसको डिलीट भी तो कर सकती हूँ, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का साइज़ अपने आप कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर भी लिंक लिस्ट वाला ही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जहाँ पे हम इजी नेविगेशन कर सकते हैं, लाइक आगे वाले सॉन्ग पे भी जा सकते हैं, पीछे वाले सॉन्ग पे भी जा सकते हैं, राइट। उसी के साथ में ऐड और रिमूव कर सकते हैं हम सॉन्ग्स को। फिर आता है यूज़ केस नंबर 2, जो कि है ब्राउज़र हिस्ट्री। फॉर सपोज हम माने कोई भी हमने एक रैंडम ब्राउज़र खोल रखा है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल टैब्स हमने खोल रखे हैं। पहला टैब है गूगल का, देन यूट्यूब, देन विकीपीडिया, अमेजॉन एंड बुकिंग, और करंट टैब जो है हमारा वो विकीपीडिया है कि अभी हम इस पर कुछ इन्फॉर्मेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम गए उस ब्राउज़र की हिस्ट्री के अंदर, जहाँ फिलहाल मेरी ब्राउज़र हिस्ट्री यहीं तक दिख रही है मुझे, ठीक है, गूगल, यूट्यूब एंड विकीपीडिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हिस्ट्री में जाके मैंने देखा कि अगर मुझे यूट्यूब पे वापस स्विच करना है तो मैं इजीली कर सकती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे बैकवर्ड ट्रेवर्स कर पा रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे यूट्यूब से वापस विकीपीडिया पे जाना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, यानी कि फॉरवर्ड ट्रेवर्स भी कर सकती हूँ। अब इसी के साथ में अगर मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब पे कुछ ऐसा देखा है जो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो यानी कि अगर हम ब्राउज़र हिस्ट्री में से कुछ रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ब्राउज़र हिस्ट्री का साइज़ छोटा हो जाएगा। एंड अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो उस ब्राउज़र के अंदर हम एक नया टैब खोल सकते हैं, दैट इज़ अमेज़ॉन। तो यहाँ पे मैं नए टैब्स को ऐड भी कर सकती हूँ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ईजी नेविगेशन हो रहा है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेजरली फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेवर्स दोनों कर पा रहे हैं और ईजीली चीज़ों को ऐड कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, ईजी नेविगेशन हमें मिल रहा है। एंड ज़रूरी नहीं है ये सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर एक ही सीक्वेंस में स्टोर हो सकता है अलग अलग मेमोरी ब्लॉक के अंदर ये स्टोर्ड हैं और ये टैब्स जो हैं आपस में सारे लिंक्ड हो रखे हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट यूज़ केस नंबर 3, जिसके अंदर आते हैं अंडू या रीडू ऑपरेशंस इन टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर जैसे कि MS वर्ड हो गया, VS कोड हो गया, इसके अंदर हम अंडू और रीडू बहुत करते रहते हैं। जैसे कि अगर मुझे लिखना है हेलो, मैंने लिखा HELL और मुझे लिखना था लास्ट के अंदर O, लेकिन गलती से मैंने लिख दिया I, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अंडू करना है। तो अभी मैं करंट जो है I वाली स्टेट पे हूँ, जब मैंने अंडू करा तो ये I चला गया, तो मेरी I से स्टेट कहाँ पे पहुँच गई, L पे पहुँच गई। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे बैकवर्ड ट्रेवर्स करके आ सकी। अब इसी केस में अगर मैं बोलूँ कि ठीक है यार चलो मुझे आई ही रखना था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रीडू कर देंगे, और रीडू करते ही यहाँ पे वापस आई आ जाएगा। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना कि आप आगे से पीछे ट्रेवर्स कर सकते हो, पीछे से आगे ट्रेवर्स कर सकते हो, साथ ही में अगर किसी को डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक हम ज़रूरी नहीं है आई या एच ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट्स को या फिर एंड पॉइंट्स को डिलीट कर रहे हैं। क्या होता है लिंक लिस्ट के अंदर हम कोई से भी पोजीशन से उठा के किसी भी नोट को डिलीट किया ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं एक L हटा सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो उसी जगह में एक नया लेटर, कोई सा भी रैंडम लेटर डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे भी एक वो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है लिंक लिस्ट वाला, जहाँ पे हम आगे और पीछे दोनों तरफ ट्रेवर्स भी कर पा रहे हैं, एलिमेंट्स को ऐड भी कर पा रहे हैं।
अब इसी के साथ में हमारे पास एक और यूज़ केस आ सकता है, दैट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर सपोज 2x² + 3x + 7। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जब भी मुझे प्रोग्राम के थ्रू स्टोर कराना है मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी कैसे स्टोर करती है इसको? मेमोरी इसको विथ ये इस तरीके से स्टोर नहीं करती। मेमोरी स्टोर करती है कि एक ब्लॉक जाएगा 2x² के लिए, एक ब्लॉक जाएगा 3x के लिए। लाइक बेसिकली ये एक जो है इनके लिए सिंगल वेरिएबल ब्लॉक्स बना देती है। तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक जो है अपने अगले वाले से कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी काम आ सकती है। यूज़ केस नंबर 5, मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी सी मेमोरी है, इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। अब इस मेमोरी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, उन ब्लॉक्स का साइज़ है कि इस ब्लॉक के अंदर पर्टिकुलर KB ही आ सकती है, उसकी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल ये इस मेमोरी ब्लॉक की लोकेशन 100 है और इसके अंदर कितना आ सकता है, मैं मान रही हूँ कि 20 KB जितना ही माल इसके अंदर आ सकता है। देन अगला ब्लॉक भी है, उसकी कुछ मेमोरी लोकेशन है, उसका कुछ साइज़ है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल ब्लॉक्स एंड मल्टीपल साइजेस हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी एक प्रोग्राम चलता है तो उसके अंदर हमें हमारे डेटा वेरिएबल्स को मेमोरी देख के कुछ डेटा स्टोर कराना पड़ता है, राइट। तो उस केस में हमें चाहिए रहते हैं फ्री ब्लॉक्स। सो अब यहाँ पे हमने मानो कि ये सारे फ्री ब्लॉक्स थे, पहले वाले के अंदर मैंने कुछ स्टोर करा दिया, सेकेंड वाले के अंदर कुछ स्टोर करा दिया, फिर जो है कुछ आ रहा है, मानो कि मेरे पास 800 KB का कुछ आ रहा है जिसको मुझे स्टोर कराना है, तो वो मैंने इसमें स्टोर करा दिया। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस में तो कहीं स्टोर ही नहीं हो रहा ना। अब लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है कि मेमोरी को कैसे पता चलता है कि जब भी कोई नई चीज़ स्टोर करानी है हमको, तो हमें कहाँ से फ्री ब्लॉक मिलेगा। तो उसके लिए रखते हैं हर एक फ्री ब्लॉक की लिस्ट बना के। ठीक है, जहाँ पे ये फ्री ब्लॉक्स का मैनेजमेंट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये फ्री ब्लॉक्स ही मेन पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट का, जिससे पता चलता है मेमोरी को कि हाँ ये फ्री है, इसको यूज़ कर लो। तो अब जब किसी भी फ्री ब्लॉक के अंदर कोई डेटा आ जाएगा तब वो फ्री लिस्ट से निकल जाएगा। इसी तरीके से मानो कि जिस एग्जिस्टिंग ब्लॉक के अंदर कुछ डेटा था वो यूज़र ने फ्री करा दिया फ्री फंक्शन यूज़ करके, तब ये तो हो गया फ्री, तो ये जो है लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड और रिमूव हो रही है लिस्ट। इसी की मदद से जो है पूरा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ट्रेवर्स भी कर पा रहे, ऐड भी कर पा रहे, रिमूव भी कर पा रहे और सबका आपस में लिंक बना हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट यूज़ केस आता है, यूज़ केस नंबर 6, इमेज व्यूअर या फिर स्लाइड शो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, नाम से ही समझ आना चाहिए कि मल्टीपल इमेजेस है हमारे पास, एक के बाद एक के बाद एक। अब हम जब स्वाइप करते हैं इमेजेस को तो हमें अगली इमेज दिखती है। अगर हम उल्टी साइड में स्वाइप करेंगे तो हमें पिछली वाली इमेज दिखती है। तो यहाँ पे हम इमेज टू इमेज ट्रेवर्स कर पा रहे हैं विथ अ प्रॉपर ट्रैक। यहाँ पे सिस्टम को पता है कि हर एक इमेज के बाद अगली कौन सी इमेज आने वाली है। तो देखो इस तरीके से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेवर्स दोनों कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर एग्जाम्पल हो गया हमारे लिंक लिस्ट का। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।